जय हिंद। आज 26 जनवरी को आप सभी का गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि जानते हैं आज 26 जनवरी है और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। तो आज गणतंत्रात्मक हुए 75 वर्ष हो गया है और 76वां गणतंत्र दिवस मनाए हैं। इसी के साथ देखिए, कांग्रेस का पार्ट 1 हम लोग पीछे देखे थे, आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 आज ये कांग्रेस जो टॉपिक था पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा। अब टेलीग्राम में ज्वाइन कैसे होना है तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि लिंक दिया हुआ रहेगा फ्री पीडीएफ सेक्शन। तो उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधा टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा और फिर वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए वह ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। हम कल पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक बताए थे, क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क दिए थे। इस प्रश्न का जवाब कमेंट में आया था और आप सबके कमेंट को देख करके अच्छा लगता है। तो फिर से आज एक प्रश्न को होमवर्क दे जाएंगे, तो उसका भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। और अभी देखिए, मान लीजिए 16 से स्टार्ट हुआ, 40 से 41 क्वेश्चन तक जाएगा। यहाँ से काउंट कर लीजिएगा। मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग कितना सही किए इस चीज़ को भी कमेंट में बताइएगा। और होमवर्क को क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे। आने की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी नलिनी सेनगुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब कमेंट में दिए थे तो उम्मीद है कि आना चाहिए। तो ऑप्शन बी है एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट को देखते हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी। कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी तो कोलकाता के। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रही थी तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, आयरलैंड की थी। आयरलैंड की पहली महिला जो भारत में आकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन? एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता अधिवेशन की। कहाँ के थे तो कहाँ के थे? जवाब आएगा आयरलैंड का। आयरलैंड की थे कौन तो एनी बेसेंट, आयरलैंड। बात करते हैं ऑप्शन ए सरोजनी नायडू के। तो सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये क्या थे? भारत की नहीं थे लेकिन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू भारतीय थी और प्रथम भारतीय जो कांग्रेस की अध्यक्षता के थे कब तो 1925 में। 1925 में। कहाँ के तो कानपुर के। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है तो सरोजनी नायडू के द्वारा। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला थे। एक चीज कांग्रेस से या फिर एनी बेसेंट से एक और प्रश्न आता है कि भारत में पूरे भारत में कितना राज्य है तो 28 राज्य में पहली महिला राज्यपाल बनने का रिकॉर्ड कौन हासिल किए हुए हैं तो सरोजनी नायडू, पहले राज्यपाल। अब आप सब जानते होंगे कि राज्यपाल केंद्र स्तर पे, भारत स्तर पे तो होता नहीं है। राज्यपाल किस स्तर पे होता है तो राज्य स्तर पर होता है। ये पूरे भारत के प्रथम, यानी कि जो 28 राज्य है वर्तमान में, उस समय कुछ और था। अभी के बात करते हैं तो 28 राज्य में से पहला सरोजनी नायडू थी जो यूपी के राज्यपाल बनी थी महिला होने के बावजूद। कहाँ के तो यूपी के। उम्मीद करते समझें। ये नलिनी सेनगुप्ता कौन थी तो ये तीसरी कांग्रेस की महिला थी। तीसरी महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी, थर्ड महिला।
महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी और कब की थी, तो 1933 में। कहाँ, तो कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा 1933 में किया जा रहा था, जो तीसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली कौन थी, तो एनी बेसेंट। दूसरी कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। तीसरी नलिनी सेनगुप्ता। ये सरोजिनी नायडू से दूसरा भी पूछ देता है कि सेकंड महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वह सरोजिनी नायडू भारतीय पहली थी, लेकिन ओवरऑल में दूसरी थी। उम्मीद करते समझे होंगे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कमेंट में दिए थे। आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल मिलकर एक हो गए? याद कीजिए, इस प्रश्न को हम अलग किए थे कि किस अधिवेशन के तहत अलग हुए थे, तो 1907 के सूरत अधिवेशन के तहत गरम दल और नरम दल दो भागों में टूट गए थे। गरम दल और नरम दल दो भागों में टूट गया था। कांग्रेस क्या हुआ था, तो दो भागों में बट गया था। लेकिन किस अधिवेशन में मिलकर के एक हो गए, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसमें मिलकर के एक हो गए। अब ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन के तहत गरम दल और नरम दल दो भागों में टूट गया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पीछे वीडियो में बताए थे, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ये अध्यक्षता कर रहे थे। 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे, तो किसके द्वारा? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर। 1917 में कौन, तो अभी इससे पहले जस्ट पढ़े थे कि 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा जो पहली महिला थी। 1916 लखनऊ अधिवेशन कौन? अंबिका चरण मजूमदार। देखिए, इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इसे सॉल्व कीजिए। हर एक प्रश्न के ऊपर 5 सेकेंड टाइम दिया जाए, 10 सेकेंड टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए और अपना ऑप्शन देखने के लिए। देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया था? इस प्रश्न को भी पीछे देखे थे, पीछे वाला वीडियो में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया था, तो 1890, 1911, 1916। तो इसका जवाब क्या होगा, बताइएगा। तो जवाब होगा कि इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि इनमें से कोई नहीं। बहुत कन्फ्यूजन, कई लोग इसको ऑप्शन नंबर बी लगा दिए होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ क्या पूछा है, तो राष्ट्रीय गीत पूछा है। ये कब गाया गया था, तो कब गाया गया था? 1896 में। 1896 में। कहाँ, तो कोलकाता में। कोलकाता में। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहमतुल्ला सियानी कर रहे थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्हीं का पुस्तक था आनंद मठ, वहीं से लिया गया। बात करते 1890 का। 1890 में कोई खास नहीं था। 1911 में क्या था कि 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था। कब? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो विशन नारायण धर। पीछे वीडियो में देखे थे पिछले क्लास में। 1916 अभी पढ़े, अंबिका चरण
अंबिका चरण मजूमदार, जो कांग्रेस दो भागों में बटी थी, गरम दल और नरम दल मिल करके एक हो गए। ये सारा ऑप्शन को पीछे देखे हुए थे, इसीलिए यहाँ नहीं लिखे। इसका 1890 में कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता अध्यक्षता कर रहे थे किसका? तो 1890 के कोलकाता अधिवेशन के। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसका और जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1907 अधिवेशन की अध्यक्षता चरण मजूमदार मतलब अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी 1916 अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। 1917 अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। क्या होगा? तो सत्य पूछा है। 1907 में कौन देखे थे? तो रास बिहारी घोष। और यहाँ दिया क्या हुआ? अंबिका चरण मजूमदार, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी 1916 में कौन देखे थे? तो 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, लेकिन दिया हुआ है क्या? रास बिहारी घोष, जो कि गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सरोजनी नायडू, गलत होगा। 1917 में अभी पढ़े एनी बेसेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा सही होगा, और चौथा क्या है कि इनमें से सभी गलत है। अब ये सब पे चलते तो अंबिका चरण मजूमदार 1916 में, रास बिहारी घोष 1907 में, सरोजनी नायडू कब किए थे? सरोजनी नायडू तो 1925 में। कहाँ पे? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। उम्मीद करते समझे होंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं। आखिर जब पहला होगा तो पहला एक ही वर्ष में होगा, 2 वर्ष तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी गलत। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। तो देखिए 1912 इसका जवाब हो जाएगा कि पहला कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर बिहार में। बांकीपुर कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार तो पूछा ही था। बांकीपुर 1912 में हुआ था। यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हुआ था कहाँ? तो ये भी बिहार में हुआ था, ये भी बिहार में हुआ था, लेकिन ये गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। गया में। कब हुआ था? तो 1922 में। दोनों बिहार में हुआ था। बांकीपुर भी बिहार में हुआ था जो 1912 में, और 1922 वाला गया में हुआ था। यहाँ जो 1912 में हुआ था बांकीपुर में, ये किसके द्वारा किया गया था? तो R.N. माधोलकर के द्वारा 1912 में किया गया था। यहाँ 1922 का बात करें तो यहाँ पे चित्तरंजन
चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास से एक फैक्ट पूछता है कि चित्तरंजन दास ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जेल में रहने के बावजूद भी अध्यक्ष बनाया गया था। कब? तो 1922 में गया में। 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता तो किए थे, लेकिन ये फिर कांग्रेस से नाराज होकर के 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 1923 को। किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास, और इन्हीं के साथ मिले हुए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1 जनवरी 1923 को। उम्मीद करते समझे होंगे। बांकीपुर कौन किए थे? तो आर.एन. माधवलकर। ये पहली बार किया गया था बिहार में। एक बीपीएससी में प्रश्न आया था कि बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ है, दोनों के बीच कितना का अंतर है? तो एक 1912 में, एक 1922 में। कितने वर्षों का अंतर है? तो 10 वर्षों के बाद फिर से किया गया था। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसे देखिए। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? क्या महात्मा गांधी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो जवाब आएगा जी हाँ, एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और कब किए थे? तो 1924 में। 1924 में कहाँ पे किए थे? तो 1924 में बेलगांव जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। कब? तो 1924 में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और कब? तो 1924 में किए थे। 1924 में। कहाँ? बेलगांव कर्नाटक में। इसी पे महात्मा गांधी चरखा चलाने पे जोर दिए थे। अभी देखें 1922 में बिहार में हुआ था, गया में। कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास किए थे। 1925 देखे थे कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। कौन किए थे? तो सरोजनी नायडू। 1920 महत्वपूर्ण है। 1920 कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। कौन किए थे? तो वीर राघवाचार्य के द्वारा किया गया था 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। कहाँ? तो नागपुर में। यहाँ से फैक्ट क्या पूछता है कि असहयोग आंदोलन को पारित किस अधिवेशन में किया गया था? तो आप सब जानते होंगे कि 1920 में ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन को पारित किए थे किस अधिवेशन में? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन पारित हुआ था। उम्मीद करते समझे होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी 1924 हो जाएगा। कौन? तो महात्मा गांधी बेलगांव कर्नाटक में हुआ। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ और का कोई जरूरी नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? जवाब दीजिए, क्योंकि लास्ट में तो बताना है काउंट करके कि कितना सही हुआ।
क्या था ऑप्शन नंबर ए में? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता थे। कांग्रेस के चौथी महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इनमें से सभी सही है। क्या पूछा? कौन सा असत्य है? तो अभी गौर से देखिए, और इससे पीछे ही क्वेश्चन में 2-3 बार चर्चा हो चुका है। कांग्रेस की प्रथम महिला, जब प्रथम महिला बोल दिया तो कौन हो जाएगी? तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। लेकिन बोलता कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, एक वर्ड यहाँ भारतीय जुड़ जाता है, इंडियन जुड़ जाता भारतीय, तो कौन सा? तो ये सही हो जाता। लेकिन ये कैसा है? तो गलत है, क्योंकि प्रथम महिला कौन थे जो अध्यक्षता की थे? तो एनी बेसेंट। कांग्रेस के तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता, बिल्कुल सही। अभी देखे थे कि 1933 में जो कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे कौन? तो नलिनी सेनगुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय बोले तो दूसरे थे, क्योंकि एक सरोजिनी नायडू, उसके बाद ये। ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस के चौथी महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी। देखिए इस क्वेश्चन में बहुतों का प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस से थी या नहीं थी, ये बात की बात। लेकिन 1947 हुआ जो 15 अगस्त, उस दिन हमारा देश आज़ाद हो गया था। आज़ादी से पहले कांग्रेस की अगर महिला अध्यक्ष बने थे तो वह केवल 3 थे। कौन? तो 1917 में एनी बेसेंट कोलकाता से, 1925 में कानपुर से सरोजिनी नायडू, 1933 में कोलकाता से कौन? तो नलिनी सेनगुप्ता। बात आता है कांग्रेस के चौथी महिला अध्यक्ष, तो आज़ादी के बाद एकमात्र महिला इंदिरा गांधी है जो कांग्रेस पार्टी से होकर के देश के प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये भी सही हो जाएगा, इससे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज़ादी के बाद एकमात्र महिला जो प्रधानमंत्री बनी है कांग्रेस पार्टी से, वह कौन है? तो इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? असत्य कथन पूछा था, तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष 1931 में बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पंडित पहली बार तिरंगा 26 जनवरी 1929 को फहराया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। देखिए आज इसी प्रश्न में समझ जाएंगे कि क्यों हम लोग 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आज यही दिन है, गर्व के दिन है कि कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दे करके देश में संविधान को लागू किए, अंग्रेजों से लड़ करके। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष 1931 में बनाया गया, तो ये गलत है। 1931 में नहीं, 1929 में बनाया गया था। कब? तो इसका जवाब हो जाएगा 1929। कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे या कहाँ बनाए गए थे? तो लाहौर में, लाहौर में बनाए गए थे, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बिल्कुल सही। जब 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग
पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को किए थे और इसी दिन सबसे पहली बार रावी नदी के तट पर झंडा फहराए थे। कहाँ? तो लाहौर में ही। तो पहली बार इस दिन झंडा फहराया गया था। लेकिन पूर्ण स्वराज की तो मांग किया गया था, इसे पारित कब किया गया था या फिर पारित कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को ये पारित हुआ था और इसी दिन तय किया गया था। जैसे क्यों पारित किया गया और फिर क्या किया गया? तो 26 जनवरी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, तो बोले थे गुलाम रहने के बावजूद भी भारत के प्रत्येक घरों में झंडा फहराना चाहिए, झंडा फहराया जाएगा। और अंग्रेजों का नाक में दम कर दिए थे, पूरे भारत में झंडा फहराए थे गुलाम रहने के बावजूद भी। कब? तो 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए कहा गया था कि हमारा संविधान कभी भी लागू होगा तो 26 जनवरी को लागू होगा। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को बन करके संविधान तैयार हो गया था, लेकिन उसे लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसी दिन हमारा देश गणतंत्रात्मक बन गया था और गणतंत्रात्मक बन गया। उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं और आज 75 वर्ष खत्म हो चुके हैं गणतंत्र हुए, 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे। तो ये क्या बोल रहा है कि पहली बार तिरंगा 26 जनवरी 1929 को फहराया गया था, तो ये भी गलत है। पहली बार तो 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। तो सही कौन सा है? तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार सही कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था 1929 में लाहौर में। एक बात करें, यहाँ आ गया है 1931, तो 1931 को भी समझ लीजिए कि इस दिन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो ये हो रहा था कहाँ? तो कराची में हो रहा था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। पटेल के द्वारा किया गया था। तो 1931 में समझ गए। कराची कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, पढ़िए इसको। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, वह किस गांव में हुआ था? तो देखिए कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 50 नंबर का, यानी कि 1985 में जो स्टार्ट हुआ था, वह 50वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में जो 1937 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। किसका? तो जो 1937 में फैजपुर में हुआ था और ये पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। इसी में 50 हो गया, इसीलिए कांग्रेस अपना स्वर्ण जयंती मना रही थी। स्वर्ण जयंती। देखिए ये सब तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। 50वां कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी को कांग्रेस के स्वर्ण जयंती कहते हैं कि स्वर्ण जयंती कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में बनाया था? तो फैजपुर के अधिवेशन 1937 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे पढ़िए। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का चयन करना है।
देखिए, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में किया गया था। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी में? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। तो ये भी सही बात है। लगातार बोल रहा है तो कब होगा? तो 1939 में होगा। सी नंबर में बोल रहा है दूसरी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता में सीतारमैया, इसका पूरा नाम था पट्टाभी सीतारमैया, ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था। ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से सभी सही। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। यहाँ साथ नहीं दिए थे। क्या कर रहे थे कि इनके विरोध में थे। कुछ बता देना चाहते हैं, बस बोल देते हैं। जैसे एक बार तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। फिर से जब चुनाव हो रहा था 1939 में अध्यक्ष बनने के लिए, तो महात्मा गांधी स्वयं खड़ा नहीं हुए थे और सुभाष चंद्र बोस के विरोध में पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किए थे और कहे थे कांग्रेस के सदस्यों, वोट देने से पहले यह निर्णय कर लेना कि पट्टाभी सीतारमैया की हार स्वयं महात्मा गांधी की हार होगी, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया को जो खड़ा किए थे वह महात्मा गांधी ही खड़ा किए थे। लेकिन ये कथन कहने के बावजूद भी, महात्मा गांधी के बावजूद भी पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन ये बन तो गए, अध्यक्षता तो कर रहे थे, लेकिन इनके मार्ग में रुकावट आने लगे, विरोध करने लगे ये सब। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ करके एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड में होने वाला कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा था? झारखंड में कौन सा अधिवेशन हुआ था? बिहार पढ़ लिए थे। बिहार में कब हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर में हुआ था। अब झारखंड में हुआ था या नहीं हुआ था? आखिर हुआ था तो पहली बार कब हुआ था? पहली बार 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में, मतलब कि रामगढ़ में हुआ था एकमात्र बार झारखंड में 1940 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही सबसे लंबे दिनों तक कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री थे। देखिए ये 40 गलत है, रामगढ़ में हुआ था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा नेता, अब ये आ गया, अभी तक जो देख रहे थे वह अधिवेशन देख रहे थे कि किस वर्ष में किनके द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया, या फिर जो जो महत्वपूर्ण था उन सारे को कवर किए। यहाँ 1940 तक आ गए। एक और महत्वपूर्ण है कौन? तो 1946 में कहाँ हुआ था? तो 1946 में मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी। इनसे एक प्रश्न पूछता है, और कौन सा प्रश्न पूछता है? तो पूछता आज़ादी के समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया जा रहा था? तो जेबी कृपलानी के द्वारा। अब बोलिएगा कि ये तो 1946 में कर रही थी, आज़ादी तो 1947 में मिली है। तो याद कीजिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो जवाब आएगा 28 दिसंबर 1885 को।
यानी कि दिसंबर में हुआ था, तो जो अध्यक्ष भी बनते जा रहे थे वह दिसंबर में। ये मान लीजिए कि 46 दिसंबर में बनी होगी, अगला हटेगी कब, तो 46 दिसंबर मतलब 1947 में दिसंबर में। इसी के बीच में आज़ादी मिली थी, इसीलिए आज़ादी के समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया जा रहा था, तो जेबी कृपलानी के द्वारा। यहाँ तक था जो 1885 से लेकर के जो महत्वपूर्ण था उन सारे अधिवेशन को देखे और कौन किसके द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता किया जा रहा था। अब देखते हैं कौन कौन से नेता थे या कौन कौन से व्यक्ति थे जो कांग्रेस में अहम भूमिका निभाए थे। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से नेता गरम दल में शामिल नहीं थे, गरम दल में शामिल नहीं थे, दीजिए जवाब इसका। देखिए गरम दल पहले तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। गरम दल में कौन कौन शामिल थे, तो इसको याद रखते हैं, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। देखिए ये चार व्यक्ति थे जो कांग्रेस में गरम दल से संबंधित थे। लाल मतलब क्या हो जाएगा, तो लाला लाजपत राय। बाल मतलब क्या हो जाएगा, तो बाल गंगाधर तिलक। और अरविंद घोष। पाल मतलब क्या हो जाएगा, तो विपिन चंद्र पाल। तो ये चार व्यक्ति थे जो गरम दल से संबंधित थे। और गरम दल नरम दल में बटा कब था, तो 1907 में बटा था, सूरत अधिवेशन में अभी ही चर्चा किए थे पीछे। इन चारों में से गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक सबसे प्रमुख नेता थे। पूरा एग्रेसिव थे, सीधा तुरंत गर्म हो जाते थे, मार काट पे विश्वास करते थे। बाल गंगाधर तिलक सबसे प्रमुख नेता थे गरम दल के। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से थे, तो चार व्यक्ति थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इससे पढ़िए। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या है ऑप्शन नंबर ए, इनका प्रमुख पुस्तक का नाम द आर्किटेक्ट्स होम्स ऑफ द आर्यन था। इनका प्रमुख समाचार पत्र मराठा एवं केसरी है। इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिल करके होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। कौन सा ऑप्शन होगा, तो इतना देर में जवाब आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सारा के सारा सही है। इनका प्रमुख पुस्तक द आर्किटेक्ट होम्स ऑफ द आर्यन था। इस पुस्तक में इन्होंने बताए हैं कि जो आर्य भारत में आए थे वह उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ, तो उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे पहली बार। बी नंबर में क्या, इनका प्रमुख समाचार पत्र मराठा एवं केसरी है। मराठा कौन भाषा में लिखा, कौन भाषा में छपती थी, तो अंग्रेजी भाषा में। मराठा अंग्रेजी भाषा में छपती थी। और केसरी कौन भाषा में छपती थी, तो केसरी छपती थी मराठी भाषा। मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र छपते थे और अंग्रेजी भाषा में मराठा। किसके द्वारा, तो ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के प्रमुख समाचार पत्र थे। इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिल करके होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो सही बात है, एनी बेसेंट के साथ मिल करके होम रूल लीग आंदोलन चलाए थे। कब, तो 1916 में। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाए थे। किसके साथ मिलकर के, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ के थे, तो आयरलैंड के थे। आयरलैंड से ही सीख करके आए थे या वहाँ चला करके आए थे होम रूल लीग आंदोलन। इसी से प्रेरित होकर के दोनों ने मिलकर के भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाए थे।
1916 का एक और प्रमुख घटना है, तो 1916 का प्रमुख घटना कौन सा है कि 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था कब? तो 1916 में। देखिए इसको तो बताना चाहिए था वहाँ जब 1916 में गरम दल और नरम दल एक ही हो गए थे। यहाँ सीख लीजिए जब 1916 में अधिवेशन हो रहा था उसी में लखनऊ समझौता हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। जो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रमुख नेता थे। 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिल करके। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, बाकी सारा सही है बाल गंगाधर तिलक के संबंध में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इससे पढ़िए। लाला लाजपत राय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनका प्रमुख पुस्तक का नाम अनहैप्पी इंडिया है। इन्हें शेरे पंजाब तथा पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में हो गया था। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। देखिए जितना बातें बताएंगे सारा लिखना संभव नहीं है, लेकिन सुन लीजिएगा कि इनके साथ क्या हुआ था। लाला लाजपत राय थे, ये गरम दल के नेता थे। 1928 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन भारत आया था। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो वहाँ पे लाला लाजपत राय अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे लाहौर में। जब अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय लाहौर में, तो अंग्रेजी पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। लाठियां बरसाई जिसके कारण लाला लाजपत राय घायल हो गए, और कहे थे वहाँ पे एक कथन कि ब्रिटिश के द्वारा मेरी शरीर पर बरसाई गई लाठियाँ ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, आने की आखिरी कील साबित होगा। और यही हुआ कि 1947 तक जाते जाते भारत आज़ाद हो। तो लाला लाजपत राय के ऊपर ब्रिटिश सरकार लाठियां बरसाई थी। कहाँ? तो लाहौर में 1928 में, जिसके कारण घायल हो गए थे, और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गया था। 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गया था। यहाँ क्या दिया हुआ है 17 दिसंबर 1928 को, तो यही कथन असत्य है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मृत्यु कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1928 को, जस्ट एक महीना पहले ही जो ऑप्शन में दिया हुआ। बात करते हैं इनके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अनहैप्पी इंडिया है, तो बिल्कुल सही अनहैप्पी इंडिया। इन्हें शेरे पंजाब तथा पंजाब केसरी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, कहा जाता है क्योंकि ये पंजाब से थे। शेरे पंजाब, पंजाब केसरी की उपाधि किससे दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो जाता है। ये 17 दिसंबर का घटना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था 17 दिसंबर 1928 को कि लाला लाजपत राय के ऊपर ब्रिटिश सरकार लाठियां बरसाई थी, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 17 दिसंबर 1928 को बदला लेते हुए भगत सिंह एएसपी सैंडर्स, एएसपी थे वहाँ के सैंडर्स की हत्या कर देते हैं और बदला ले लेते हैं। किसका बदला? तो लाला लाजपत राय के ऊपर जब ब्रिटिश सरकार लाठियां बरसाई थी। और यही कारण रहा कि इन्हें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को आगे जा कर के फांसी दे दी गई थी। यही कारण था क्योंकि इन्होंने एएसपी सैंडर्स की हत्या कर दिए थे। देखिए इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
लाइफ डिवाइन नामक आत्मकथा किनका है? लाइफ डिवाइन नामक आत्मकथा किनका है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष। लाला लाजपत राय के बारे में समझ चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल आगे आएंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष का आत्मकथा है कौन सा? तो लाइफ डिवाइन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, मदन मोहन मालवीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पढ़िए। अल हिलाल एवं अल विलाग नामक समाचार पत्र का संपादन करते थे कौन? तो मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी, इन्हें महामना की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी गलत हैं। देखिए मदन मोहन मालवीय एक नरम दल से ही संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए में है अल हिलाल अल विलाग नामक समाचार पत्र का संपादन करते थे। तो नहीं, ये इनका समाचार पत्र नहीं था। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि महामना की उपाधि दिया गया था। तो ये सही है, इन्हें महामना के नाम से भी जानते थे। 1920 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं किए थे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महामना की उपाधि किसे दिया गया था? तो मदन मोहन मालवीय को। बात करें अल हिलाल अल विलाग नामक समाचार पत्र किसका है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का समाचार पत्र है अल हिलाल अल विलाग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, चितरंजन दास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए एकक व्यक्ति को एकक प्रश्न से जो महत्वपूर्ण हो सकता था उसे रखने की कोशिश किए हैं और बताने को। देखिए चितरंजन दास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्हें देश रत्न की उपाधि दी गई थी। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी, उनकी मृत्यु 1950 ईस्वी में हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। क्या था चितरंजन दास के? तो ये चीज़ अभी पढ़े, मोतीलाल नेहरू के साथ मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किए थे। कौन? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी, ये तो हो नहीं सकता। इन्हें देश रत्न के, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार सही हो। क्या बोला गया है कि देश रत्न की उपाधि दिया गया था? देश रत्न की उपाधि नहीं दिया गया था, देश बंधु की उपाधि चितरंजन दास को दिया गया था। देश बंधु चितरंजन दास कहा जाता है। किन्हें? तो चितरंजन दास को। बी नंबर सही है, सी नंबर भी सही है, डी तो होगा नहीं। अब बात आते है देश रत्न किसे कहा गया था? तो देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को। देश बंधु चितरंजन दास, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, वायुवृद्ध पितामह निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? वायुवृद्ध पितामह पंडित जवाहरलाल नेहरू को, दादा भाई नौरोजी को,
राजेंद्र प्रसाद को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को वायुवृद्ध पितामह अधिक उम्र के थे और नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। किससे संबंधित थे? तो नरम दल से। नरम दल से कौन? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार धन के निष्कासन पर अफसोस जताया था। पहली बार धन के निष्कासन पर पहली बार अफसोस किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उसी में बताए हैं कि धन के निष्कासन पर अफसोस क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के धन को बाहर ले जा रहे थे, इंग्लैंड ले जा रहे थे। इसी पर पहली बार अफसोस जताए थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने बताए थे कि एक प्रत्येक भारतीय का वार्षिक जो वेतन है, वार्षिक वेतन ये 20 रुपये, मात्र 20 रुपये बताए थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी। और जितना भी पैसा था सारा अंग्रेज बाहर लेकर के जा रहे थे, इसीलिए धन के निष्कासन पर अफसोस जताए थे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें ब्रिटिश संसद में सांसद के रूप में चुना गया था? तो बहुत बार पूछा गया है। इसका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद में सांसद के रूप में चुने गए थे। जिस प्रकार अभी भारत में संसद है तो यहाँ पे कई सारे सांसद हैं, लगभग 543-45 के बीच लोकसभा में है। तो उसी प्रकार ब्रिटिश सांसद बने थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटेन के संसद में सांसद के रूप में चुने जाने वाले कौन थे भारतीय? तो वह दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पढ़िए और बताइए कौन सा कथन गलत है। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के छपरा जिले में हुआ था। इन्हें संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। तो देखिए इनका पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, इनका जन्म 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, बिल्कुल सही है। कहाँ? तो बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, इन्हें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। तो यही गलत हो जाएगा, और गलत होगा तो क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत यही है। क्या गलत है? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ना कि अस्थायी अध्यक्ष। अब बात करते हैं अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जब
2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई संविधान सभा के, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया था। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किया गया था? खुदाई खिदमतगार बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किए थे और लाल कुर्ती आंदोलन चलाए थे। लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जब भारत का विभाजन हो रहा था तो इनका सीमा पाकिस्तान में चला गया था और इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब? तो 1987 में दिया गया था। और यही वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। 1987 में क्या किया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था। और ये पहले विदेशी व्यक्ति थे, पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कौन हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। जब मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था उस समय तो भारत में ही थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो उधर राजस्थान पंजाब तरफ पाकिस्तान में चले गए थे। इसीलिए इन्हें जब भारत रत्न दिया गया तो बोला गया कि ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें हम भारत रत्न प्रदान किए। इसके बाद नेल्सन मंडेला थे जिन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया था और वह दूसरे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से खान अब्दुल गफ्फार खान को कौन सी उपाधि दिया गया था? कौन सी उपाधि दिया गया था? तो इन्हें बादशाह खान भी कहते थे, सीमांत गांधी भी कहते थे, फेरंटियर गांधी भी कहते थे, यानी कि तीनों दिया गया था। इसीलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इतने सारे उपाधि दिया गया था किसको? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। देखिए नेक्स्ट, प्रथम विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, अभी इसी प्रश्न का जिक्र किए थे, कौन सा हो जाएगा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को कब दिया गया था? तो 1987 में दिया गया था। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 1987 में पहले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान विदेश के जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? भारत का बिस्मार्क, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब यहाँ खोज रहे होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो वह नहीं लिखा गया है, लेकिन उन्हीं को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कौन थे? तो सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। पटेल को भारत के बिस्मार्क, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये दो उपाधियां दिया गया था। सरदार की उपाधि भी इन्हें मिला था, इससे पहले इनका वल्लभ भाई पटेल नाम था। सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के बिस्मार्क। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं दिया हुआ था, लेकिन उनका उपाधि लिख दिया गया था, तो सही मानेंगे। देखिए आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद एक होमवर्क रहेगा। क्या है नेशनल हेराल्ड से आप क्या समझते हैं? यानी कि ऑप्शन से समझ में आएगा कि पूछना क्या चाह रहा है, कि एक उपन्यास है, कि एक पुस्तक है, कि एक समाचार पत्र है, कि एक आत्मकथा है, और जो भी है लेकिन किसका है सो इम्पोर्टेंट है। तो यह एक समाचार पत्र है, और यह समाचार पत्र किनका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। लाल नेहरू का। कौन सा? तो नेशनल हेराल्ड। इसका कहाँ पे प्रकाशित होता था? तो लखनऊ में प्रकाशित होता था, लखनऊ में प्रकाशित होता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाचार पत्र है कौन सा? नेशनल हेराल्ड। आज यहीं पे कांग्रेस लगभग क्वेश्चन के माध्यम से समाप्त हुआ, और समाप्त किए इसे दो पार्ट में। एक पार्ट पिछले संडे को देखे थे, एक पार्ट आज। जैसा कि बोले हुए हैं कि प्रत्येक संडे का कोई टॉपिक लेंगे और उसी को देखेंगे, और जो मंडे टू सैटरडे होता है 6 दिन वीक में, उसमें मैथ का वीडियो जाएगा। आज आप लोग के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? तो देखिए होमवर्क है, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। और ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया, इस चैप्टर को तो अगले दिन बताएंगे नहीं, और नहीं बताएंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को रिसर्च ही करना होगा, और रिसर्च करके दीजिए, या फिर पता होगा तो कमेंट में दीजिएगा। क्लास कैसा लगा एक बार बता दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि कमेंट को देख करके ही ऊर्जा मिलती है कि क्या फीडबैक रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के क्लास को समझ पाए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।